मॉर्निंग क्लास 8 शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेकिंग न्यू लॉज। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रूल्स ऑफ लॉ एंड हाउ द इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज द ब्रिटिश व्हेन द ब्रिटिश वाज रूलिंग ऑन इंडिया, सो हाउ दे हैव ट्राइड टू मेक रूल्स against Indians, then the Indians they force them to make the rules which is favoring the peoples. So from that onward the started the most important, that rule of law, why it is so important and what is the benefit of rules of law. And we have seen that there is no other rules. So the rules of law means the peoples are not above the law. Those who will do some wrong work, they will get the punishment from the that was the government who was taking care of the rules. So today we are going to discuss making new laws. So we will see, apart from the rules of law, that law is above everyone. Rules जो है सबसे ऊपर है और उसके ऊपर और कोई नहीं है. So rules are above all everyone's. Now apart from that, there are different types of new rules have been formed. So we are discussing today about that. Now, laws need to be updated, amended and changed with time. And as society and its environment changes, the social order keeps changing constantly with time. So laws जो है क्या हो रही है? Because as we are changing, environment's changing, so we continuously changing. The weather is also changing. So because of the changes, the law has to be updated. उसे अपडेट होना ही पड़ता है, अमेंड करनी पड़ती है. जब हमें उसको अमेंड करना पड़ता है, कोई चेंजेस करनी पड़ती है, तो विद द हेल्प ऑफ अमेंडमेंट. और उसे टाइम टू टाइम हमें देखना पड़ता है, रिक्वायरमेंट एज द सोसाइटी एज द कंट्री रिक्वायर्ड एंड एज सोसाइटी एंड इट्स इन्वायरमेंट चेंजेस. जैसे हमने कहा कि इन्वायरमेंट चेंज होती, सब कुछ सोशल ऑर्डर्स भी चेंजेस होते. सो विद द टाइमिंग वी हैव टू चेंज according to the times. So the new law has to become. For instance, 50 years back there were hardly any cars on Indian roads and no mobile telephone existed. If we see back, अगर हम 50 years back जाके देखते हैं तो उस समय जो हम कहा गया था 50 years back कि इंडियंस जो रोड्स हैं वहाँ पे कार्स, वो मुश्किल से एक सपने की बात होती थी कार्स, दैट इंडियंस दे ड्राइविंग ऑन कार्स या फिर मोबाइल फ़ोन. ये चीज़ें नहीं थी, बट आज एग्जिस्ट करती हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. नाउ द रोड्स आर चॉक्ड विद ट्रैफिक एंड द इंडियन इकोनॉमी इज अमंग द बिगेस्ट मार्केट फॉर मोबाइल फ़ोन इन द वर्ल्ड. तो जिस तरह से हमने अपने टेक्नोलॉजी में डेवलप किया, तो आज रोड्स में मोस्टली क्या दिखती है अपने को? कार्स दिखती है, जो टोटली फुल होती है, ट्रैफिक से भर जाती है, चॉक्ड हो जाती है, मतलब जैम्ड हो जाती है. साथ साथ आज बिगेस्ट मार्केट है, इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है आफ्टर चाइना द सेकेंड पॉपुलेशन, सो इट्स द बिगेस्ट मार्केट फॉर एनी कंपनी. सो मोबाइल फ़ोन अगर कोई भी है तो बिगेस्ट मार्केट जो है इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट. इट इन दिस चेंज सिनेरियो, तो ये जो चेंजेस आई है, जो टोटली सीन जो चेंज हो गया, एक नया पूरा कंडीशन जो है, जो अर्लियर 50 years बैक और अभी की, तो दोनों के जो पिक्चर्स है बहुत अंतर है, बहुत चेंजेस है. न्यू लॉज हैज़ टू बी इवॉल्व. तो ये जो नई चीज़ आई है, न्यू थिंग्स इवॉल्व हुई है, उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए रूल्स बनाना पड़ेगा. रोड्स में जो कार्स चल रही है उसके लिए रूल्स बनेगा. कम्युनिकेशन टेलीफोन्स जो यूज़ करते हैं उसके लिए रूल्स बनेगा. सो इन एन ऑप्टिमम एंड अनऑब्स्ट्रक्टिव मैनर, कि कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ स्मूथली रन हो, तो उसे मेंटेन करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? रूल्स बनाना पड़ेगा. Thus the legal system should be dynamic enough to frame new rules or new law as the environment and ground situational changes. तो इसी तरह से लीगल सिस्टम उसको बनाना पड़ेगा ताकि न्यू रूल्स फॉर्म किया जाए, फ्रेम किया जाए, इन्वायरमेंट को सूट करे, हमारे जो भी सिस्टम्स है उसको सूट करे ग्राउंड, ताकि सब कुछ स्मूथली रन करें, कोई प्रॉब्लम किसी को अराइज ना हो. सो द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ बीन सेंसिटिव टू द पीपल्स चेंजिंग नीड्स एंड एस्पिरेशंस. तो हमारे जो इंडियन पार्लियामेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब उन्हें पता है कि हमें इंडियन पीपल्स को क्या चाहिए, उसकी जो चेंजेस नीड्स है
उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग वो रूल्स फॉलो करते, रूल्स बनाते हैं। हमारी एम्बिशियस क्या है, एस्पिरेशन मीन्स हमारी एम्बिशियस क्या है, हम क्या सोचते हैं, हमारी होप क्या है, इस तरह से हैज़ इनेक्टेड मेनी न्यू लॉ। तो जिसके कारण हमारे पास आज बहुत सारी नई नई रूल्स आई है। हमारे गवर्नमेंट्स ने हमें वो एज अ गिफ्ट मान लो को उन्होंने हमें ये सारे न्यू रूल्स जो है दिया है। while amending existing one to address the need of the progressive Indian society। तो हमने क्या किया है, पुराने वाले को एकदम ही हमने पुराने वाले को टोटल इसको रिमूव नहीं किया, हमने उसको अमेंड किया, मतलब उसमें चेंजेस किया है। बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेसिव सोसाइटी, बिकॉज वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग, हम पहले से आगे बहुत आगे आ गए, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तो इसके लिए उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग हमें रूल्स भी बनाना पड़ेगा। सो उसी को देखते हुए इंडियन पार्लियामेंट हमेशा कुछ नया जो ऐड करते हैं पुराने वाले में, तो उसको अमेंड करते हैं। ठीक है, तो जब हम कोई नई चीज़ें ऐड करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं रूल्स के अंदर, तो उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। सो द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स इन द पार्लियामेंट डिलिब्रेट अपॉन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी एंड फ्रेम न्यू लॉज और ब्रिंग्स अबाउट अमेंडमेंट इन एग्जिस्टिंग लॉ। तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, जिसको हमने वोट दे के उनको चूज़ किया था और वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, हमारे लिए काम करते हैं, वो डिस्कस करते हैं अलग अलग मैटर्स पे, सोसाइटीज़ को क्या चाहिए, फिर वो उसके बाद न्यू रूल्स को फॉलो करवाने के लिए फ्रेम करते हैं, अमेंड करते हैं, और इसी तरह से वो फिर हमारे पास एक नया रूल्स आता है। दे इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड ब्रॉट इनटू इफेक्ट्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये जैसे ही पास होती है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट के अंदर आने से मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट सबसे ऊपर आता है ना, प्रेसिडेंट सबसे पहले होती है, प्रेसिडेंट। फिर आता है लोकसभा, फिर राज्यसभा। तो यहाँ पर सोच लो पार्लियामेंट मतलब आगे लोकसभा में डिस्कस होंगे, फिर राज्यसभा में होंगे, फिर दोनों के साथ फिर बाद में प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। तो इतने डिस्कशन के बाद जाके फिर प्रेसिडेंट ने उनको साइन कर दिया, फिर वो वापस जिस हाउस से आया था, इधर वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, फिर उनके पास जाएगा, फिर उसके बाद उसको ड्राफ्ट किया जाएगा, फिर उसको फाइनलाइज करने के बाद फिर वो पब्लिकली अनाउंस कर दिया जाएगा। सो इट विल टेक अ टाइम, समटाइम्स 1 ईयर 2 ईयर्स, और कभी कभी तो 5 to 10 ईयर्स भी लग जाता है एक रूल्स को इम्प्लीमेंट करने में। सो इन मेनी इंस्टेंस अटेंशन ऑफ पार्लियामेंट इज ड्रॉन बाय द पॉपुलेशन थ्रू मीडिया, पब्लिक एजिटेशन, सोशल activities and any other such groups and organizations whose must support to seek amendment to existing law or to frame new law। तो अब ये चीज़ें जो है पार्लियामेंट के अंदर क्या कि जो भी चीज़ें हुई, चेंजेस आई, रूल्स बनाया गया, तो ये कैसे थ्रू किस तरह से वो प्रेजेंट करते, जनता के पास कैसे आती है पार्लियामेंट के अंदर, जिस तरह से अटेंशन उसको दिया जाता है और कैसे वो अटेंशन ड्रॉ लेती है। तो सबसे पहले पॉपुलेशन को पता कैसे चलता है, विद द हेल्प ऑफ मीडिया। पार्लियामेंट में बताया पॉपुलेशन को, तो पार्लियामेंट ने पॉपुलेशन को बताया विद द हेल्प ऑफ मीडिया। फिर पब्लिक एजिटेशन होती है, मतलब पब्लिक को पसंद है या नहीं है, तो पब्लिक क्या करती है, डिमांड किस तरह से करती है, डिमॉन्स्ट्रेट करती है, धरना देती है, मूवमेंट करती है। तो एजिटेशन का मतलब मूवमेंट, तो पब्लिक मूवमेंट होती है। जैसे मान लो अभी करंटली जो है अभी इंडिया के अंदर अभी एक न्यू बिल्स जो है पास हुई है पार्लियामेंट के अंदर से, दैट वाज एग्रीकल्चर बिल्स जो है ना। तो आपने अगर न्यूज़ सुना है अगर, तो ये अभी आजकल का हेडलाइंस है, हेडिंग्स में आता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स मोस्टली हरियाणा एंड पंजाब जो है दे अगेंस्ट विद दिस बिल, क्योंकि उनको वो बिल पसंद नहीं है। उनको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है आगे जाके फ्यूचर्स में, फार्मर्स जो है इसको प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसी तरह से उसे कहते हैं पब्लिक एजिटेशंस। वो जो कर रहे हैं वो अभी फिलहाल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके, क्योंकि उनको लगता है कि वो भी जो राइट्स बनाया गया, जो बिल पास हुआ है, लॉ बनाया है एग्रीकल्चर के अंदर फार्मर्स के लिए, वो सही नहीं है। तो वो हो जाता है पब्लिक एजिटेशन, मतलब वो अपनी अटेंशन गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि हमारे लिए जो आपने बनाया है लेकिन वो हमें पसंद नहीं है। सोशल एक्टिविटीज कोई ना कोई उसको पार्ट कर सकता है, कोई भी ग्रुप आके उनको ज्वाइन कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन से, NGO, कोई भी इस तरह से, ताकि वो जो अमेंडमेंट, ताकि वो रूल्स के अंदर कोई चेंजेस वापस करे, कुछ रूल्स
उसको जो पसंद नहीं उसको हटा दे, रिमूव कर दे, या उसके अंदर कुछ नया ऐड कर दे। तो इसी तरह से इस तरह से अटेंशन जो है पार्लियामेंट ड्रॉ करती है। However, whatever may be the agent of drawing the attention of the government toward the cause of discomfort or dissatisfactions felt by the sections of the population, the ultimate power to actually enact law lies with the पार्लियामेंट। तो अभी हमने जो डिस्कस किया कि करंटली सिचुएशन जो इंडिया के अंदर चल रहा है, अभी जो पार्लियामेंट में अभी रूल्स पास किया गया एग्रीकल्चर के ऊपर, तो कोई भी एजेंट हो, वो फार्मर्स हो या फिर उनको कोई सपोर्ट कर रहा हो, कोई सोशलिस्ट एक्टिविटीज़ है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, अल्टीमेटली देखा जाता है कि ओवरऑल गवर्नमेंट जो है जो भी कर रही है वो सही है, गलत है, डिस्कम्फर्ट, हम सेटिस्फाइड नहीं है। सेक्शन जो पॉपुलेशन वो बता रहे हैं उनको, लेकिन अल्टीमेट जो पावर इनैक्ट करने का जो पावर है वो किसके पास जाता है? पार्लियामेंट के पास ही जाता है। कि पार्लियामेंट में एक बार पास हो गया तो इस तरह से इट विल बी। बट अब जनता एजिटेट करते रहे, इस तरह से अपना धरना देते रहे, मूवमेंट करते रहे, एंड दे ट्राई टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट। अगर वो प्रेशराइज करने में कामयाब हो जाते हैं तब कहीं गवर्नमेंट जाके उस रूल्स में कोई मॉडिफाई कर सकते हैं। इन द रिसेंट पास्ट द पेस ऑफ सोशल चेंज हैज इंक्रीज significantly and that is why several law has been passed or amended। तो कहा जा रहा है कि रिसेंटली मतलब रिसेंट मतलब फिलहाल अभी नहीं, एटलीस्ट 10 to 20 बैक ईयर्स अगर हम जाते हैं चेंज, तो सोशल में समाज में बहुत कुछ चेंजेस आया है, और बहुत कुछ चेंजेस के कारण हमारे रूल्स में भी बहुत कुछ चेंजेस आया है, अमेंडमेंट बहुत कुछ हुआ है। सम एक्सटेंडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ दैट हैज बीन इनैक्टेड लेटली आर डिस्कस बिलो। तो उनमें से जो लास्टली अगर देखें 10 to 20 ईयर्स के बैक, तो 2005 में जो ये एक्ट आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये एक नया एक्ट, एक नया रूल्स जो है हमें मिला था। ये क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं। नाउ द बिल गॉट द ऑफिशियल एसेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 15 जून 2005। तो ये बिल जो है प्रेसिडेंट ने साइन कब की, ऑफिशियल एसेंट उसको 15 जून को ये, और 2005 में प्रेसिडेंट ने उसको साइन कर दिया, मंजूरी दे दी। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इट इज बीन पास्ड ऑन द ईयर 2005। प्रपोज द सेट और सेटिंग अप ऑफ एन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन टू डील विद मैटर कनेक्टेड विद द राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसके अंदर ये प्रपोज किया गया था कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में एक कमीशन होंगे जहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन की जनता को कुछ भी अगर पूछना है, कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ों पे डिस्कस करना है, उसको डिटेल्स पता करना है, तो इस राइट के अकॉर्डिंग वो पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट उसे नहीं छिपाएंगे, गवर्नमेंट उनको हेल्प करेंगे बताने के लिए। इट स्टेटेड दैट इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन वे एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। तो इसमें बताया गया कि वो सिटीजन इन्फॉर्म्ड होंगे, ट्रांसपेरेंसी रहेगा, मतलब किसी से कुछ छिपा नहीं रहेगा गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, और इससे डेमोक्रेसी जो हमारा और अच्छा हो जाएगा। The law applies to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir। और ये लॉ जो पूरी इंडिया में अप्लाई लागू हो चुका, एक्सेप्ट क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर, आज हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरीज के वो अपने जो है अभी लास्ट ईयर में कुछ एक्ट पास करने के कारण उसमें चेंजेस किया गया, जहाँ पे अब गवर्नमेंट हमारा एक्ट इनएक्ट उसके अंदर कर सकते, लेकिन पहले जो था वो नहीं कर सकते थे हम। तो जिसके लिए एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर ऑन दैट टाइम, तो ये जो है हम उसके ऊपर बाकी कंट्रीज में, बाकी कंट्री के अंदर जितने स्टेट्स है उसके अंदर हम इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, इस रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। नाउ इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड। अभी इन्फॉर्मेशन हमें कितने से कितने समय तक मिल सकता है, तो इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू पीपल विद इन 30 days ऑफ द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। अगर कोई एप्लीकेशन फाइल करता है कोई भी डिपार्टमेंट में, हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए, कोई जॉब हो कुछ भी हो, तो उसे एप्लीकेशन देने के बाद विद इन 30 days, 30 days से ज़्यादा नहीं, मतलब मैक्सिमम 30 days से ज़्यादा नहीं लगेगा, इससे पहले आपको उसका जो रिजल्ट है जो भी है आप जानना चाहते हैं आपको पता चल जाएगा। इफ़ द लाइफ एंड द लिबर्टी ऑफ द एप्लीकेंट इज इन्वॉल्व द आंसर हैज़ टू बी गिवन विद इन 48 hours। अब कहा जाता है अगर किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है, ज़्यादा बोलता है लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फ्रीडम, तब उस समय आप 30 days को नहीं देखा जाता, तब 48 hours में ही उसे आंसर देना पड़ेगा। दे हैव टू गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द राइट इन्फॉर्मेशन। इफ इन्फॉर्मेशन गोज अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इट नीड्स नॉट टू बी गिवन टू पीपल।
कुछ इन्फॉर्मेशन अगर स्टेट के खिलाफ जाता है, सिक्योरिटी मतलब बहुत ज़रूरी है कि हमारे स्टेट की जो कुछ इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन होती है हम उससे वो लीक नहीं कर सकते, ताकि वो जो है हमारे जो नेबरिंग कंट्री से, बहुत सारी कंट्री से हमारे खिलाफ यूज़ कर सकती है। एनिमीज बहुत सारे हैं, तो ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन हम नहीं ले सकते, ना हमें वो देंगे। सो द स्टेट हो या फिर नेशनल लेवल पे, तो अगर कोई भी सिक्योरिटी स्टेट्स का होता है या फिर नेशनल लेवल का होता है तो उसमें हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकता। इंफॉर्मेशन मीन्स मटेरियल्स इन एनी फॉर्म्स, कोई भी, जैसे कोई भी रिकॉर्ड हो, कोई रिकॉर्ड बुक्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो, मेमोज हो, कोई बिल्स हो, ईमेल है, ओपिनियंस है, एडवाइस है, प्रेस रिलीज है, सर्कुलर कोई होता है, लॉग बुक होती है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है, रिपोर्ट होता है, सैम्पल पेपर या फिर आप आंसर शीट मान लो, डाटा मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, कुछ भी हो, इसके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी प्राइवेट बॉडी which can be accessed by a public body under any other law for the time being in force। तो आप प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, किसी में भी काम करते हो, किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हो, जो टाइम दिया गया उस टाइम के अंदर, और उसी टाइम के अंदर आपको उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, एक्सेप्ट जो कोई स्टेट सिक्योरिटी है या फिर नेशनल सिक्योरिटी हो, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। पीपल अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस ऑन मैटर दैट कंसर्न देम। तो हमें अपने अकॉर्डिंग, हमें जिस मैटर पे चाहिए हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन वॉज टू रिवाइज कंप्लेंट regarding denials of information. It would examine all complaint. If the complaint were proper, it would make suggestions to the concerned authorities and ask them to reveal the required information। अगर हमने फाइल किया पेपर और हमें कोई इंफॉर्मेशन जो उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहा है, देन वी विल मूव टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाएंगे। अब वहाँ पे हम अपना कंप्लेन करेंगे कि हमने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से, वहाँ पे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाए। फिर वो कंप्लेन हमारा, उसको चेक करेंगे कि हमारा कंप्लेन प्रॉपर है, हमारे जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सही है। देन द सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन जो हम चाहते थे वो हमें क्यों नहीं मिला। सो इट मीन्स अगर हम स्टेट में अगर हमें नहीं मिल पाता, देन वी विल मूव टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशंस। तो ये जैसे हो गया, जैसे स्टेट हाई कोर्ट में अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, अगर हमारा केस सॉल्व नहीं होता तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस में अगर हमारा जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए अगर हमें वो नहीं देते हैं, देन वी कैन कंप्लेन अबाउट दैट टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशंस, सो दैट द कमीशन, सेंट्रल कमीशंस कैन हेल्प अस टू गेट द इंफॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस लॉ। तो ये जो लॉ है किस तरह से सक्सेस हुआ और ये एप्लीकेबल हुआ पूरे इंडिया के अंदर। द लॉ इट इज होप विल ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन Now the law it is hopes will bring about transparency in administrations. It will eliminate corruptions and bring about great efficiencies. It will ensure public involvement and a more democratic system of government। तो इस लॉ के थ्रू हमें क्या पता कि हमारा जो गवर्नमेंट है और जो सिटीजन्स है दे उनके बीच में कोई भी जिस तरह से हिडन कुछ नहीं रहेगा। दे विल बी ट्रांसपेरेंसी कि गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स के बीच में कोई भी चीज़ें छुपी नहीं रहेगी। अब जो भी चीज़ें चाहे सिटीजन्स वो गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं। सो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो करप्शन है, सबसे पहले हम इजली गवर्नमेंट से जो चीज़ें हमें पहले पता नहीं कर सकते थे, इजीली आज हम उन चीज़ों को हम उनसे पूछ सकते हैं, उन करप्शन रिलेटेड मैटर्स हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि हमारा डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी हो जाएगा। एंड पब्लिक इन्वॉल्वमेंट की, अब जनता जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई, इन्वॉल्व हो जाती है, अब वो गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ सकती है। सो नाउ द गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल। अब जो है गवर्नमेंट को ज़्यादा जो है अच्छे से काम करना होगा कि उन्हें पता है कि जो सिटीजन जो है दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एंड दे कैन पुट क्वेश्चंस आल्सो। तो इसी तरह से इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो डेमोक्रेसी है ये और अच्छा हेल्दी हो जाएगा।
फिर आता है नेक्स्ट, इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो पास हुआ 2005 में। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस 2006 में ये एक्ट भी पास किया गया कि आज जो वुमेन्स है उसको जो डोमेस्टिक घरों पे दहेज के लिए परेशान करते हैं, मारते हैं, जला देते हैं, तो इस तरह से जो अपने वो इन लॉज के वहाँ जाने के बाद बहुत परेशान होते हैं, तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने फिर एक रूल पास की और उसको कहा गया, नाम क्या दिया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006। Now this law also framed to discourage the men from abusing women in homes where traditionally the women were considered weak and inferior। तो इससे क्या हो गया, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मेल जो है मेनली वाइफ को अब्यूज़ करते हैं, घरों में मारते हैं, डराते, बंद करके रखते हैं, जो पहले करते थे, आज इससे क्या हो जाएगा, ये रूल्स के अकॉर्डिंग कि उनको डर लगेगा कि अगर वो करेंगे ऐसा काम तो कहीं ना कहीं अगर वुमेन से कंप्लेन कर दिया तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसी तरह से ये रूल्स जो है, ये पावर किसको दिया, वुमेन्स को पावर दिया था कि वुमेन्स कैन स्टैंड अगेंस्ट द वॉट एवर दे आर बी हैविंग प्रॉब्लम्स। अगर उनको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उनके खिलाफ वो खड़े हो सकती है, आवाज़ उठा सकते हैं, एंड दे कैन फाइट फॉर देम। दिस एक्ट आउट टू फुलफिल इन पार्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी टू गिव द इक्वल राइट्स टू वुमेन ऑल्सो। साथ साथ ये एक अच्छा है जहाँ पे वुमेन्स अपने आप को दे विल सिक्योर, उनको लगे कि नहीं अब उनकी लाइफ जो सिक्योर है, उन्हें गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो दे विल फील दैट नाउ दे आर इक्वल टू मैन, इस तरह से। फिर आता है नेक्स्ट जो है चाइल्ड लेबर एक्ट, ये भी 2006 में पास हुआ गया था, जहाँ पे मोस्टली स्मॉल चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं 6 to 10 और 14 ईयर्स को होते हैं, मोस्टली 6 to 14 ईयर्स। अभी कंपलसरी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि 6 to 4 ईयर्स जो बच्चे होंगे वो पढ़ेंगे, उनसे हम कोई काम नहीं करवा सकते, बॉन्डेड जो पहले करते थे। तो इसीलिए चाइल्ड लेबर एक्ट पास किया गया, जहाँ पे चिल्ड्रंस प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड, जिसको हम लोग घरों पे कहीं पर फैक्ट्रीज में हैजियट जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है जॉब, कंस्ट्रक्शन साइड हो, ठीक है, जहाँ पे क्रैकर्स होता है, माइन होती है, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, स्मॉल चिल्ड्रंस को हायर करते ताकि उनको थोड़ा सा पैसा देंगे और उससे काम ज़्यादा करवा लेंगे। तो गवर्नमेंट ने ये रूल्स पास कर दी कि ऐसा नहीं करेंगे, जो भी करेंगे दैट विल बी पनिशेबल। पीपल वे कंपेल्ड ड्यू टू पॉवर्टी टू फोर्स देयर चिल्ड्रन इनटू सच एम्प्लॉयमेंट रादर देम हेल्प देम गेट एजुकेटेड एंड ग्रो अप इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दी कि इनसे काम नहीं करवाना, और 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को एजुकेट करना है, जिसमें उनको खाने को भी मिलेगा, इस तरह से, ताकि जो पहले बच्चे को क्या बोलते थे पेरेंट्स कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पैसे की कमी है, तो इसलिए वो घर बच्चों को काम में लगाते ताकि वो कुछ पैसे जब आएंगे तो उनको वो फूडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो गवर्नमेंट ने इस तरह से जब चाइल्ड लेबर एक्ट पास किया, साथ साथ उन्होंने 6 to 14 ईयर्स जब कंपलसरी कर दी एजुकेशन, उसके थ्रू उन्होंने क्या कर दिया, फूडिंग इज ऑल्सो उनको कि एजुकेशन के साथ फूडिंग में मिलेगा। तो इसी तरह से ये रूल्स, ताकि बच्चे जो है वो अच्छी इन्वायरमेंट में, हेल्दी इन्वायरमेंट में वो अपना जो बचपन है वो एंजॉय करे, एजुकेट हो, ना कि वो अपना बचपन एक्सप्लॉइट करे और ना कोई इसको यूज़ करे। इसके लिए ये रूल्स को पास किया गया है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट डे जो है कॉन्ट्रोवर्शियल एंड अनपॉपुलर लॉ की, तब ये सारा तो पॉपुलर्स थे, कुछ ऐसा है जो कॉन्ट्रोवर्शियल, जो जिसे पसंद नहीं आया वो कॉन्ट्रोवर्सीज में आ गया, पार्लियामेंट में बहुत डिस्कस किया गया। तो ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, अच्छा है कि देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अनपॉपुलर लॉ के अंदर आता है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।